हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी लवर विथ एयरमैन में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम इंडियन एयर फोर्स एक्स ग्रुप के लिए फिजिक्स के क्वेश्चनों की सीरीज का पार्ट नंबर 6, जिसके अंतर्गत हम 25 क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, बर्नौली प्रमेय आधारित है। दोस्तों, जो बर्नौली प्रमेय आधारित है वो आधारित है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर। तो इसका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्नौली की प्रमेय में कौन सी राशि है जो संरक्षित रहती है। दोस्तों, अभी आपने पढ़ा कि बर्नौली की प्रमेय ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। तो बर्नौली की प्रमेय में जो राशि संरक्षित रहती है वो ऊर्जा रहती है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी यानी ऊर्जा संरक्षित रहती है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दाब मापते हैं। दोस्तों, जो वायुमंडलीय दाब मापते हैं वो बैरोमीटर से मापते हैं। तो आपको याद रखना कि वायुमंडलीय दाब जो बैरोमीटर से मापते हैं, तो ये आपको याद रखना है। इसका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस नियतांक का एसआई मान होता है। दोस्तों, जो गैस नियतांक होता है वो आर होता है। तो आर का एसआई मान जो होता है वो होता है जूल जूल प्रति मोल इंटू केल्विन। तो इसके ऑप्शन नंबर सी में है जूल प्रति मोल इंटू जूल प्रति मोल इंटू केल्विन। तो इसका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। एक आदर्श गैस के दाब P तथा प्रति इकाई क्षेत्रफल के आयतन के मध्य स्थित ऊर्जा E में परस्पर संबंध होता है। तो दोस्तों, जो किसी गैस के दाब P तथा उसकी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा के बीच में जो संबंध होता है वो 2/3 इंटू ई होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। ये आपको याद रखना कि आदर्श गैस के दाब P तथा प्रति एकांक आयतन की मध्य स्थितिज ऊर्जा के मध्य जो संबंध होता है वो P बराबर 2/3 इंटू ई होता है। इसका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। ये आपके एग्जाम में एज इट इज क्वेश्चन 2 से 3 बार रिपीट हो चुका है। तो दोस्तों, इसमें हम वही क्वेश्चन लेके चल रहे हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण हैं या आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं। तो आप इन्हें बहुत केयरफुली तरीके से पढ़ सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक बर्तन में भरी ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन के अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा का अनुपात क्या होगा। तो दोस्तों, जो एक बर्तन में भरी ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन के अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा का अनुपात होता है वो 1:1 के अनुपात में होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए यानी 1:1 के अनुपात में होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक गैस आदर्श गैस की तरह व्यवहार करती है। दोस्तों, जो गैस होती है वो कब, आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि जो गैस होती है वो कब आदर्श गैस की तरह व्यवहार करती है। तो दोस्तों, ये आपको याद रखना है कि जब गैस निम्न दाब तथा उच्च ताप पर होती है, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए यानी निम्न दाब तथा उच्च ताप पर होती है तो वो एक आदर्श गैस की तरह बिहेव करती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, परमताप T पर किसी गैस के अणु के मध्य गतिज ऊर्जा अनुक्रमानुपाती होती है। तो दोस्तों, जो परमताप T है और गैस के अणुओं की मध्य गतिज ऊर्जा अनुक्रमानुपाती होती है तो T प्रोपोर्शनल T यानी परमताप T पर गैस के मध्य अणुओं की गतिज ऊर्जा जो होती है वो टी के अनुक्रमानुपाती होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में रिपीट होता रहता है कि जब किसी रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा कमरे में खुला छोड़ दें तो कमरे का ताप क्या होगा। दोस्तों, जब किसी रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल देते हैं किसी कमरे में तो कमरे का जो ताप होता है, टेम्परेचर, वो बढ़ जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर कार्य करता है। दोस्तों, जो रेफ्रिजरेटर कार्य करता है वो ऊष्मा पंप की तरह बिहेव करता है। ये आपको याद रखना है। अच्छा क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो रेफ्रिजरेटर जो कार्य करता है वो ऊष्मा पंप की तरह करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक ऊष्मा इंजन जो है ऊर्जा का रूपांतरण करता है। तो दोस्तों, जो एक ऊष्मा इंजन होता है वो ऊर्जा का जो रूपांतरण करता है वो ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। तो
तो इसका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, वायु में चलने वाली ध्वनि तरंगे हैं। दोस्तों जो वायु में चलने वाली ध्वनि तरंगे हैं वो यांत्रिक और अनुदैर्ध्य तरंगे हैं, क्योंकि आपको पता है कि वायु में चलने वाली जो ध्वनि तरंगे होती हैं वो यांत्रिक तरंगे तथा अनुप्रस्थ तरंगे दोनों होती हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक अगला क्वेश्चन है, किसी गैस में ध्वनि का वेग अनुकमानुपाती होता है। तो दोस्तों जो किसी गैस में ध्वनि का वेग अनुकमानुपाती होता है वो रुद्धोष्म प्रत्यास्था के यानी रुद्धोष्म प्रत्यास्था के वर्गमूल के। तो इसका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा कि किसी गैस में ध्वनि का वेग अनुकमानुपाती होता है रुद्धोष्म प्रत्यास्था के वर्गमूल के। तो इसका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की चाल अधिकतम होती है। तो दोस्तों जो ध्वनि की चाल अधिकतम होती है वो होती है ठोस में। ये आपको याद रखना कि ध्वनि की चाल अधिकतम होती है ठोस में। तो यहाँ ठोस कौन है? स्टील। तो इसका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक शून्य फ़ारेनहाइट ताप वृद्धि करने पर ध्वनि की चाल कितनी बढ़ जाती है। दोस्तों एक फ़ारेनहाइट ताप में वृद्धि करने पर जो ध्वनि की चाल बढ़ जाती है वो बढ़ जाती है 0.61 मीटर पर सेकंड। तो इसका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, वायु में ध्वनि की चाल किस भौतिक राशि का प्रभाव नहीं पड़ता। दोस्तों वायु में ध्वनि की चाल पर किस भौतिक राशि का प्रभाव नहीं पड़ता, तो वो भौतिक राशि है दाब। देखो दोस्तों जो वायु में होता दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता कि दाब का वायु में ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इसका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। ये आपके एग्जाम के लिए अच्छा क्वेश्चन आता है, आपको ये याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, जल तरंगे होती हैं। दोस्तों जो जल तरंगे होती हैं वो होती हैं अनुदैर्ध्य व अनुप्रस्थ दोनों। तो इसका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों यह सेशन आपके प्रैक्टिस के लिए है, अतः जो भी आप सारा दिन में पढ़ें उसका शाम टाइम रिवीजन जरूर करें, क्योंकि आपका एग्ज़ाम बेहद नज़दीक है। तो रिवीजन ही आपकी सफलता की कुंजी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन है, दो समान आवेश निर्वात में एक निश्चित दूरी पर रखे हैं तथा उनके बीच लगने वाले बलों का अनुपात क्या होगा यदि समान दूरी पर माध्यम की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन है। दोस्तों जो दो समान आवेश निर्वात में एक निश्चित दूरी पर रखे हैं तो उनके बीच जो वैद्युतशीलता है एप्सिलॉन और माध्यम की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट का जो अनुपात होता है, तो एप्सिलॉन इंटू एप्सिलॉन नॉट का जो अनुपात होता है वही इनके बीच की माध्यम की वैद्युतशीलता होती है। इसका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर एकदम करेक्ट है, तो आपको ये याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक बेलनाकार चालक किसी दूसरे धनावेशी चालक के पास रखा है। एक बेलनाकार चालक किसी दूसरे धनावेशी चालक के पास रखा है तो बेलनाकार चालक द्वारा उत्पन्न नेट आवेश क्या होता है। दोस्तों जो इस क्वेश्चन को आप ध्यानपूर्वक पढ़िए तो इसका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो उसका जो नेट आवेश होगा शून्य होगा, ये आपको याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो ये आपको इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे, तो आप हमारा प्रैक्टिस सेट जरूर सॉल्व करें। एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित हैं। दोस्तों जब एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित होते हैं तो उनके बीच लगने वाले विद्युत बलों का परिणाम बराबर होता है। इसमें ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक वेक्टर होता है जिसकी दिशा होती है। दोस्तों आपको पता है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक वेक्टर होता है जिसकी दिशा होती है माइनस से प्लस की ओर। तो आपको याद रखना है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होती है वो माइनस से प्लस की ओर होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। वैद्युत बल रेखाएं होती हैं, तो दोस्तों जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं वो केवल काल्पनिक होती हैं, ये इन्हें सिर्फ अज्यूम किया जा सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद्युत क्षेत्र ई तथा पी आघूर्ण वाले द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण क्या होगा। तो दोस्तों जो बल आघूर्ण टाउ होता है वो होता है पी वेक्टर इंटू ई वेक्टर। आपको ये याद रखना है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो इसका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ये रहे हमारे इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन
प्रैक्टिस की सीरीज में दोस्तों कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।